पटेल प्रहलाद भी। मोदी सरकार भीतर ही भीतर विरोध प्रदर्शनों से किस कदर घबराती है, ये बात आज फिर साबित हो गई। आज उत्तर से दक्षिण तक मोदी सरकार के फैसलों पर संसद में हंगामा हुआ। एक तरफ पंजाब में आंदोलन कर रहे किसानों की गिरफ्तारी और उनके शिविरों को बुलडोजरों से उखाड़ने पर संसद में आवाज उठी, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए केवल इसलिए स्थगित कर दी गई क्योंकि डीएमके के सांसदों ने आज नारे लिखी टी शर्ट पहनकर डीलिमिटेशन पर अपना विरोध जाहिर किया। इधर संसद से बाहर मोदी सरकार को एक और झटका लगा है और एक बार फिर अमेरिका ने मोदी सरकार को परेशानी में डाला है। दरअसल एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने मोदी सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। क्या है मामला, ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले संसद की बात करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के खिलाफ आवाज उठ रही है। परसों यानी 22 तारीख को एमके स्टालिन ने एक बैठक बुलाई है जिसमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना सभी राज्यों से नेता शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। परसों की बैठक से पहले आज उच्च सदन में यानी राज्यसभा में सरकार की घबराहट साफ देखी गई। पहले 11 बजे, फिर 12 बजे, उसके बाद 12:15 बजे कार्रवाई तो स्थगित हुई ही, और फिर 2 बजे पूरे दिन भर के लिए सदन स्थगित हो गया। जबकि सारे सांसद इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह आएंगे और कल टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ईडी और सीबीआई को लेकर जो सवाल पूछे थे उन पर जवाब अमित शाह देंगे, लेकिन अमित शाह नहीं आए। दरअसल कहा यह जा रहा है कि डीएमके सांसदों ने फेयर डिलिमिटेशन और तमिलनाडु विल फाइट, तमिलनाडु विल विन के नारे लिखे हुए टी शर्ट पहने थे, उसी पर सरकार घबरा गई। ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम तमिलनाडु के डीएमके के सांसद हैं। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी का कुछ और ही कहना है। क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, आइए जरा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनिए। मैं ये कहूंगी कि जिस तरीके से कल साकेत गोखले जी ने अपना भाषण दिया और जिससे होम मिनिस्टर को इतना मैं कहूंगी कि नाराज हुए, उनको एक दिन लगेगा रिकवरी में, तो इसलिए बार बार हाउस एडजर्न हो रहा है। इतना शर्मनाक है कि आज कोई मुद्दा ही नहीं था, हम सब यहाँ पर बात करने आए थे। आज सबके बात करने का था, गृह मंत्री के जवाब सुनने का। For the union government's move, asking a fair delimitation, requesting the union government, especially the home minister, to clarify what does he actually meant, what does he actually mean by deciding everything on the basis of when he came, like over to Tamil Nadu, population. So the issue is, it should not be decided on the basis of population. And for that, our Chief Minister M.K. Stalin is convening a meeting, calling all the Chief Ministers of the opposition parties as well as all the frontline leaders from the various parties on 22nd in Chennai. It is to be held. और उधर अखिलेश यादव ने इस मामले में डीएमके का साथ देते हुए बीजेपी की नीयत पर ही सवाल उठा दिए हैं। आइए सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसा डिलिमिटेशन कर दे। आपने देखा नहीं ब्लॉक प्रमुख की चुनाव कैसे लड़ते हैं ये लोग, विधानसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं, जात के आधार पर पोस्ट करते हैं। सर आप जाएंगे जात के आधार पर और पोस्ट हैं? नहीं, ये सवाल तो सरकार पहले सेंसस करे, सेंसस के बाद जाति जनगणना हो, डिलिमिटेशन होगी, महिलाओं के हमारा आरक्षण हो, पिछड़ी दलित महिलाएं और अल्पसंख्यक महिलाओं का आरक्षण हो, तब हम लोग जाएंगे। सर तो कहा जा रहा है डिलिमिटेशन 71 के जनगणना पर होनी चाहिए। अरे ये नहीं, मेरे पत्रकार साथी, ये जो घर घर नल लग रहे हैं और घर घर जल पहुंच रहा है, ये भी लगता है 71 के ही आंकड़ों से ये डिजाइन किया गया पाइपलाइन है। तुम बाल्टी रख देना, अगर 2 दिन में भी बाल्टी भर जाए, तो ऐसी बातें मत करो। 1971 तो सुन रहे थे आप यहाँ अखिलेश यादव को। तो दक्षिण के मामले में बीजेपी उत्तर में भी घिर रही है और उत्तर में पंजाब में किसान आंदोलनकारियों के साथ किया गया सलूक एक तरफ आम आदमी पार्टी को परेशानी में डाल रहा है और सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसलिए क्योंकि कल रात को अचानक किसानों को 700 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया जाता है पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे, और उसके बाद ये देखिए बुलडोजर से उनके शामियानों को, टेंट को, शिविरों को ध्वस्त किया जाता है।
ये सब कुछ हुआ शंभू बॉर्डर पर। लगभग 200-225 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि कल दिन में मुलाकात होती है पंजाब के सीएम भगवंत मान की अमित शाह से, और शाम को उधर कार्रवाई होती है। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल पंजाब में ही थे। प्रताप सिंह बाजवा क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर पहले मीटिंग, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर सारा शंभू और खनौरी साफ हो गया। क्या रिएक्शन, फिर क्या कहेंगे? देखो, ऐसे है कि इसका नाम मान है, काम इसके सारे बेईमानों वाले हैं, तो इससे यही एक्सपेक्टेड था। और ये आप जो बात ऐसी है, ये लोगों को इस्तेमाल करने में मशहूर है। सबसे बड़ी सपोर्ट अगर ये पावर में आए हैं तो किसानी से मिली और खेत मजदूरों से मिली। आज देखिए, आज इनकी स्टेटमेंट ये है कि हमने ये इंडस्ट्री के लिए और कारोबार के लिए करवाया। हम ये कहते हैं अगर आपने ये काम करवाना भी था, आपने धोखाधड़ी क्यों की? आपने एक तरफ तो उनको बातचीत के लिए बुला लिया और फिर डिटेन करवा दिया, और दूसरी तरफ पुलिस फोर्सेस भेजी और इनको वहां से सुन रहे थे आप प्रताप सिंह बाजवा को। दरअसल किसानों के साथ बदसलूकी में मोदी एक बार पहले फंसी चुके हैं। आप जानते हैं 3 किसानों के कानून, जिसको किसान काले कानून कहते थे, 13 महीने उसके लिए किसानों ने आंदोलन किया, खासकर दिल्ली के 3 अलग अलग बॉर्डरों पर। उस मामले में नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंसे और फाइनली उस कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन पिछली गलती से नरेंद्र मोदी शायद कोई सबक नहीं लिए। वहीं अमेरिका की तरफ से, चलिए अमेरिका बढ़ते हैं अब, अमेरिका की तरफ से भी बार बार मोदी को आंख दिखाई जा रही है। अभी एलोन मस्क से अमेरिका में मोदी ने अच्छी खासी चर्चा की थी, लेकिन ट्रंप की तरफ से जिस ढंग से नरेंद्र मोदी के सामने बहुत सारे सवाल रखे गए, वैसे ही सवालों के साथ अब एलन मस्क जो हैं वो पहुंच गए हैं सीधे अदालत। मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है। याचिका में एक्स ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) पर चिंता जताई है। एक्स का तर्क है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करता है, ये जो अधिनियम है, और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। आपको बता दूं कि धारा 79(3)(b) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कोर्ट के आदेश या सरकारी अधिसूचना के जरिए निर्देश किए जाने पर अवैध सामग्री को हटाने का आदेश देती है। सीधे शब्दों में यह है कि सरकार अगर चाहे तो ये 79(3)(b) के जरिए किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ये कह सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, कि आप इस खबर को या इस कंटेंट को आप हटा लीजिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म 36 घंटों के भीतर उसके आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे धारा 79(1) के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। तो ये है, और इसके खिलाफ एलन मस्क की कंपनी एक्स कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंची है। ये मामला आगे भी बढ़ सकता है। जब से ग्रोक आया है तब से नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी ऐसे भी परेशान है। तो उत्तर से दक्षिण और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मोदी की नीतियों और फैसलों का विरोध शुरू हो गया है। अब कौन से कदम बचाव में उठाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार या खुद बीजेपी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता दूं कि आज से ठीक एक दिन बाद, यानी आज 20 है, कल 21 से 23 तक बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे। उसमें एक फैसला यह भी होगा कि क्या नरेंद्र मोदी को 75 साल के होंगे तो उन्हें भी दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया जाए। एक फैसला यह भी होगा कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। ये सारी तमाम फैसले होंगे, आगे की रणनीतियां होंगी। आरएसएस की बैठक उस समय हो रही है जब अगले महीने आरएसएस 100 साल का होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले 30 तारीख को, यानी 30 मार्च को, जी हां 30 मार्च को नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की बैठक है, 1-to-1 बैठक है। इसके भी कई सारे मायने हैं, इन सब पे भी बात करेंगे हम। और बात हम सबसे बड़ी ये करेंगे कि आखिर कैसे एलन मस्क ने फंसा दिया है, कैसे बीजेपी उत्तर से दक्षिण तक फंसी हुई है, और कैसे
यहां मनमानी संसद के अंदर बीजेपी कर रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, पहले आपके पास आना चाहता हूँ। शकील जी, कल साकेत गोखले ने आखिर कह क्या दिया कि आज भागे भागे फिर रहे थे गृह मंत्री? देखिए, आज जो थी सबसे बड़ी खबर ये थी कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे इशू के ऊपर दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे। टी शर्ट एक इतना छोटा मुद्दा है, लोग प्ले कार्ड लेके आते हैं, टी शर्ट पे हमेशा लिखा रहता है, दूसरे कपड़ों पे लिखा रहता है, और इसमें उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी थी जो गलत हो, जो असंसदीय हो, जो किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाती हो। सिंपल लिखा हुआ था कि तमिलनाडु विल फाइट। इसमें कोई बुराई नहीं है, तमिलनाडु लड़ेगा, संघर्ष करेगा। डिलिमिटेशन फेयर करो, हर चीज फेयर करने की मांग हर सांसद करता है, हर पार्टी करती है, हर एक का उसका अधिकार है। फेयर डिलिमिटेशन, तमिलनाडु जीतेगा, हर आदमी कहता है कि वो जीतेगा। और किससे जीत रहा है? कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, सिद्धांत की लड़ाई है, इशू की लड़ाई है, उसमें जीतेगा। लेकिन उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन में कनिमोझी ने कोशिश करी इसको उठाने के लिए, डीएमके की सांसद है, लेकिन उन्हें सदन में नहीं उठाने दिया गया। कनिमोझी ने कहा कि ये 22 मार्च की हमारी जो मीटिंग है उससे डर गए। और आपने अभी अखिलेश का सुनाया, अखिलेश ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सारे विपक्ष ने तमिलनाडु का समर्थन किया है। जो ये फेयर डिलिमिटेशन लिख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही डिमांड है उनकी कि डिलिमिटेशन तो फेयर होना ही चाहिए। सरकार क्यों नहीं कह देती है इस बात को कि फेयर डिलिमिटेशन होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दक्षिण के किसी राज्य की सीटें अनुपातिक रूप से कम नहीं होंगी। उनका कहना है कि आप ये तो कह देते हो कि आपकी सीटें कम नहीं होंगी, आपकी जो 26 है वो 26 ही रहेंगी, आपकी 14 है वो 14 ही रहेंगी, लेकिन आप ये नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश की सीटें नहीं बढ़ेंगी, बिहार की सीटें नहीं बढ़ेंगी, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की सीटें नहीं बढ़ेंगी। अगर आपने इनकी सीटें बढ़ा दी और हमारी सीटें उतनी की उतनी रखी, या 2 और 1 और 4 कम कर दी, तो फिर हमारी आवाज कौन सुनेगा? बहुत गंभीर किस्म का मसला है ये। देखिए, भारत जो है संघ का राज्य है, विविधता में एकता का देश है। इसके राज्यों की आप जो अधिकार, शक्तियां, पहचान अगर खत्म कर देंगे तो देश में एक बड़ा संकट आ जाएगा। और आज जो थी सारी बात इसी की थी, और अब लग रहा है कि 4 अप्रैल तक ये संसद का सत्र है, बजट सत्र। तो आज विपक्ष को पूरी तरह ये लग रहा है अब संसद जो है सत्ता पक्ष नहीं चलने देगी। आमतौर पे ये होता है कि विपक्ष ऐसा करता है, लेकिन ये वाला विपक्ष तो ऐसा करता नहीं है। विपक्ष तो ऐसा करता था 2004 से लेकर 14 तक, संसद चलने ही नहीं दी 10 साल उन्होंने, उसकी आज कोई बात नहीं करता। आज जब बोल रही थी निर्मला सीतारमन, किसी ने कोई आवाज उठाई, कहीं देखिए क्या हो रहा है? अरे आप लोगों ने तो चलने नहीं दी 10 साल पूरी की पूरी संसद। और ये कहा सुषमा स्वराज ने, अरुण जेटली ने, ये तो हमारा अधिकार है, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। अब ये जो लग रहा है कि इन्हें रेल बजट पास कराना है, रेल बजट तो होता नहीं है, रेल बजट याद आ जाता है, रेल बजट ही खत्म कर दिया है इन्होंने। तो बजट तो पास हो जाएगा जैसा कि इनका तरीका बन गया है, बिना चर्चा के पास करवाना जी, ध्वनिमत से पास हो जाएगा, उसमें तो कोई खास बात है नहीं। बाकी और कोई काम इनके पास है नहीं है। जो वक्फ बिल है वो शायद वो लाने वाले नहीं है, और इसी तरह इस मामले को ये खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात ये लोग नहीं समझ रहे कि अगर ये तमिलनाडु में आग भड़केगी तो इसका नुकसान कितना होगा जी। सीमावर्ती प्रदेश है, तमिल आंदोलन वहां बहुत लंबा चला है। लिट्टे का आंदोलन दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी आंदोलन माना गया है।
राजीव गांधी ने अपनी जान दे के उसको शांत करवाया, आप उसको फिर से भड़का रहे हैं। डिलिमिटेशन एक इशू है, उसको शांत में अगर कोई इस तरह का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो जो देश में शांति चाहता हो, तो वो 1 मिनट में कर देगा। सीधा आश्वासन देना है कि नहीं होगा कुछ भी। जो अनुपात आज है कि तमिलनाडु का और राजस्थान की सीटों का वही रहेगा, जो अनुपात आज है केरल की और मध्य प्रदेश की सीटों का वही रहेगा। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कोई। लेकिन वो ये चाह नहीं रहे हैं। जो विपक्ष वहां कह रहा है उसका कहना है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी शेष भारत में जो है वो भावनाएं भड़काने की कोशिश करेगी, और ये बहुत ही गंभीर मामला हो जाएगा। तमिलों के खिलाफ अगर भावनाएं भड़काने की इन्होंने कोशिश करी, आज उसका पहला शब्द था अखिलेश यादव का कि मैं तमिलनाडु की जनता के साथ हूं। सब यही कह रहे हैं कि हम जनता के साथ है, पार्टी वार्टी छोड़िए आप। क्यों? क्योंकि सबको यही डर लग रहा है कि ये बीजेपी जो है जिस तरह की राजनीति करती है, 11 साल से कर रही है, नफरत फैलाने की, घृणा फैलाने की, एक से दूसरे को लड़ाने की, विभाजन की, तमिल के खिलाफ, तमिल लोगों के खिलाफ अगर इन्होंने, दक्षिण के लोगों के खिलाफ इन्होंने ये कर दिया तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा संकट आ जाएगा ये। जी, आपने अभी देखा कि किस तरह, कितनी सही बात जो है प्रियंका चतुर्वेदी ने कही है कि ये सरकार से हमको यही उम्मीद है कि ये किसी बात का जवाब नहीं देगी। जो उन्होंने गृह मंत्री का जिक्र किया, गृह मंत्री को जवाब देना था आज गोखले की बात पे, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे, वो बात को नहीं बताएंगे, वो बात को टालेंगे और इशू बदल देंगे। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ अलग अलग इशू, लेकिन संसद के अंदर जो कुछ हुआ उसमें भी साकेत गोखले ने जो बातें कही और उसके बाद क्यों भड़क उठे अमित शाह, ये सब कुछ आप लोग जान चुके हैं। नहीं तो इस चर्चा में आगे हम बढ़ेंगे तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक तरफ संसद, दूसरी तरफ उधर किसानों के साथ जाति, और इन सब के बीच उत्तर से दक्षिण तक कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार फंसी हुई है, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी की सरकार तो जितना फंसी है वो फंसी है। खुद नरेंद्र मोदी बड़े संकट में है, और 2 वजह से बहुत संकट में है। पहली वजह है आरएसएस। जैसा भी आपने शुरुआत में बताया कि कल से आरएसएस की मीटिंग है। उनके 2 प्रमुख एजेंडा है सरकार को लेकर या मोदी जी को लेकर। एक कि मोदी का रिटायरमेंट 75 साल का जो नियम है वो किस पे लागू होता है, किस पे नहीं लागू होता है, उस पर पैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन होगा। आरएसएस ने बहुत साफ कर दिया है कि रेम डक, रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट नहीं होगा। आरएसएस जेपी नड्डा को रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट मानती है, तो रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये आरएसएस ने बहुत साफ कह दिया है। और बीजेपी में अगर कोई शक्तिशाली प्रेसिडेंट आता है जैसा आरएसएस चाहती है, तो 2 खेमे हो जाएंगे, 2 सेंटर ऑफ पावर होंगे। एक बीजेपी का ताकतवर अध्यक्ष होगा और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे। ये 2 बिल्कुल विपरीत कैंप हो जाएंगे। इसमें जाहिर सी बात है कि आरएसएस का सपोर्ट बीजेपी के प्रेसिडेंट के पास होगा। अब नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और आरएसएस मोदी और अमित शाह को खुली छूट नहीं देना चाहते, ये है। अब इसको कैसे मोदी जी मैनेज करती है, हम देखना होगा। पहली बार 11 साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी नागपुर में आरएसएस की हेडक्वार्टर जा रहे हैं 30 मार्च को, और उनकी मोहन भागवत से इन्हीं मुद्दों पर 1-on-1 बातचीत होनी है। अगर इसमें कोई समझौता नहीं होता है तो आरएसएस चाहेगी कि बीजेपी का जो अध्यक्ष हो वो वास्तविक अध्यक्ष हो, रबर स्टैंप ना हो। अब ये हमको देखना होगा कि 30 मार्च के बाद की पॉलिटिक्स क्या होती है। लेकिन आरएसएस ने अपनी मंशा बहुत साफ कर दी है, और आरएसएस ने बहुत पहले अपनी मंशा साफ कर दी थी। याद होगा आप लोगों को सबको कि आरएसएस ने कह दिया था कि कोई भगवान का अवतार नहीं होता। आरएसएस ने ये भी कह दिया कि जो 400 सीटों का जो दावा था वो एरोगेंस थी।
इस अभिमान से बचना चाहिए, मोहन भागवत के शब्द हैं। तो तमाम तरीके से मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को घेर चुके हैं पहले ही, और इन सब पृष्ठभूमि के बीच पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जा रहे हैं वहां पे आरएसएस हेडक्वार्टर्स। नागपुर में अभी दंगे हो चुके हैं, और उस दंगे पे भी प्रशांत जी, उस दंगे पर भी आरएसएस का जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आरएसएस की तरफ से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखिए उसने साफ साफ कहा है कि औरंगजेब अब आज की तारीख में प्रासंगिक नहीं है, यानी इस चैप्टर को भी क्लोज कीजिए। यहाँ पर भी बीजेपी नरेंद्र मोदी और इस कुनबे के साथ आरएसएस दिखाई नहीं देता। और कौन औरंगजेब को बढ़ा रहा है? ये नरेंद्र मोदी का कुनबा ही बढ़ा रहा है। बिल्कुल। तो ये बड़ा स्पष्ट संकेत है कि आरएसएस की तरफ से। तो दूसरा ट्विटर की बात, और दूसरा ट्रंप की बात। ट्रंप ने, राजीव जी, कल फिर एक इंटरव्यू दिया है अमेरिका के टीवी चैनल को, और फिर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है। ये उस वक्त बात की है जब मोदी सरकार की तरफ से पीयूष गोयल और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम बायलेटरल ट्रेड समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने कल उसको फिर खारिज कर दिया। उसने कहा जितना ट्रंप लगाएगा भारत टैरिफ उतना ही हम भी लगाएंगे। ये 5वीं 6ठी बार ट्रंप ने मोदी साहब को पर्सनली ह्यूमिलेट करते हुए ये बात कही है। तो इससे लगता है कि आपका जो इंटरनेशनल ग्रिप है डिप्लोमेसी में वो कमजोर पड़ी है। देखिए, ट्रंप पूरी दुनिया के में टैरिफ लगा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उसको उसके प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। केवल एक नरेंद्र मोदी अपवाद हैं जो पीछे हट रहे हैं, और ट्रंप लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वहां अमेरिकन एक विस्कीपर और उनकी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर ड्यूटी पहले ही कम कर दी गई है। बाकी ड्यूटीज कम होंगी, जिसमें बड़ा फर्क हमारे कृषि क्षेत्र में आएगा, किसानों पे आएगा, बड़ा फर्क हमारे फार्मास्यूटिकल पे आएगा। अमेरिका में, जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अमेरिका में अगर 10 प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, 10 में से 4 उसमें भारतीय दवाइयां होती हैं। तो बड़ा जो नुकसान होगा वो भारत की दवा कंपनियों को होने जा रहा है। तो ट्रंप ने और आरएसएस ने, ये 2 बड़ी परेशानी नरेंद्र मोदी की है। उसी से जुड़ी हुई परेशानी ट्विटर की है, ट्विटर या एक्स जो एलन मस्क का है। अब उसने हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में मुकदमा किया है, जैसा आपने बताया कि सेक्शन 79(3)(b जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक पोर्टल बनाया, सहयोग पोर्टल। ये गृह मंत्रालय का पोर्टल है। इसके जरिए पुलिस को बड़ा अधिकार है कि किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे जाकर वो उसको अगर टेक डाउन नहीं करती है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म हो। इस वक्त इनको दिक्कत, उसका जो एआई वर्जन आया है पिछले सप्ताह से, ग्रोक ने इनकी नींद उड़ा रखी है जी। सारा इनका जो एजेंडा है उसको फ्लॉप कर दिया है। तो ये तमाम वजह से मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो व्यक्तिगत तौर पर परेशानी पे है। बीजेपी ये सरकार तो अपनी एक जगह है, उनकी व्यक्तिगत पर्सनालिटी, व्यक्तिगत उनका जो ओहदा है, व्यक्तिगत उनका जो प्रतिष्ठा है, उन सब पे आज इस वक्त है। और वो चाहे वो तमिलनाडु का मामला हो, चाहे वो ट्रंप का मामला हो, चाहे वो आरएसएस का अध्यक्ष का मामला हो कि रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट नहीं चलेगा, ये सारे मामले जो है वो मोदी जी की तरफ जा रहे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ, एक तरफ आरएसएस, दूसरी तरफ ट्रंप का मामला, एलन मस्क का मामला, ये सारे मामले, उन सारे मामलों पे देखिए तो कहीं ना कहीं घिरी हुई सरकार नजर आती है। लेकिन जो कुछ हो रहा है इससे इतर जो आरएसएस का मामला है बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। यहाँ पर प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूँ, ज़रा आपसे समझूं कि ये
11 साल में पहली बार 1-to-1 बैठक होने जा रही है नरेंद्र मोदी की और मोहन भागवत की, लेकिन उससे पहले जो ये 3 दिनों की बैठक है 21, 22 और 23 को बेंगलुरु में आरएसएस की, उस बैठक से भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि उसमें भी बहुत सारे फैसले लिए जाने हैं, जिसमें अभी अपनी बात रख रहे थे प्रशांत टंडन जी। आप क्या कहेंगे इस पे? और सबसे बड़ी चीज की अब चूंकि आरएसएस भी अपनी छवि को थोड़ा सुधारना या दिख रहा है, क्योंकि नागपुर में जो घटना घटी है उस घटना के बाद से तो साफ समझ में आ रहा है कि आरएसएस अभी, कल को क्या होगा नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का साथ देता हुआ आरएसएस दिखाई नहीं देता। और औरंगजेब के मामले को जिस कदर आरएसएस ने दबाने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बाद तो ये बात और मुखर होकर कही जा सकती है। इसलिए आपका इस पे क्या कहना है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, ये आरएसएस का इतिहास है। एक बात को कहना, फिर उसे पलट जाना, फिर तीसरी बात कहना। गांधी जी के हत्या के मामले में भी आरएसएस ने मिठाइयां बांटी और फिर मुकर गया कि उसका कोई रोल नहीं, नाथूराम गॉडसे से उसका कोई संबंध नहीं था। प्रतिबंध लगा तो सरदार पटेल के सामने घुटने टेक करके बोला कि हम कभी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर वही किया। फिर जब जनसंघ के जमाने में जनता पार्टी की सरकार बनी तो कैसे उसने अपने लोगों को अंदर सेट किया, दूर रख के। ये सारा खेल जो आरएसएस खेलता रहा है, वो बार बार अपनी कैचुली उतारता है, फिर से नया रूप लेता है, लेकिन जहर उसका कभी कम नहीं होता है। इस बात को इस देश के लोगों को बखूबी समझना होगा। आरएसएस कब क्या बोलता है, इस पर आप भ्रमित कतई मत होइए। मोहन भागवत कुछ बोलेंगे, दत्तात्रेय होसबोले कुछ बोलेंगे, सुनील आंबेडकर कुछ बोलेंगे, लेकिन सारा खेल जो हो रहा है वो हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है। सारा खेल संविधान को ताक पर रखने के लिए हो रहा है। सारा खेल सत्ता में बने रहने के लिए हो रहा है। और सत्ता में बने रहना, वो पूरा जो सांस्कृतिक वर्चस्व है, वो जो आर्थिक जो वर्चस्व है, उसको बनाए रखने की साजिश लगातार की जा रही है। जिस संविधान ने और डॉक्टर अंबेडकर के विचार ने, गांधी और नेहरू के प्रयास में लोकतंत्र को जो बनाया और असमानताओं को दूर करने का जो प्रयास किया, मनुष्य को जो अधिकार दिए, उसे इंसान होने का अधिकार मिला। और तकरीबन 50 से 60 साल में जहां देश की राजनीति नहीं, जहां समाज जा रहा था, धीरे धीरे पावर स्ट्रक्चर जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, देश समानता की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसको यू टर्न दे दिया गया नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। और लगातार संघ वही काम कर रहा है। आज औरंगजेब पर ये क्या बोले हैं, कल क्या बोलेंगे। बाबर पर भी वही कहे थे, जाति व्यवस्था पर क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलेंगे। उसके 100 मुख हैं, कोई संगठन कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इसलिए मुझे तो कम से कम कोई एतबार नहीं है कि आरएसएस जो बोलता है वही उसका मतलब होता है या कुछ और होता है। वो अपना काम कर रहा है। समझना है इस देश के लोगों को, जहां गड़बड़ी दिखाई पड़ती है, उनको लगता है कि कहीं बैकफायर कर रहा है तो पीछे हट जाइए। देवेंद्र फडणवीस कौन है जो दो तीन बार औरंगजेब पर बयान देते हैं? योगी आदित्यनाथ कौन है? आरएसएस से बाहर है क्या? नरेंद्र मोदी मान लेते हम इसलिए खामोश थे। ये सारे के सारे वही लोग हैं, उनका खाद पानी वैचारिक ऊर्जा सब वहीं से मिलती है। उनका एक ही काम है कि देश को सांप्रदायिक विभाजन में इस कदर ठेल दिया जाए कि लोग अपने आप कमजोर हो जाए। और ये क्या है, मैं आपके यहाँ एक बार पहले भी कह चुका हूं कि जो मेहनत का समाज है, जिसने इज्जत के साथ अपने सम्मान को बचा करके रोटी कमाई थी, उसे 5 किलो राशन पर ला करके खड़ा कर दिया गया। कोई रोजगार नहीं है उसके पास, उसका स्वाभिमान, उसका सम्मान खत्म किया जा रहा है।
उसके बच्चों की शिक्षा से लेकर के और बुजुर्गों के स्वास्थ्य तक भविष्य खत्म किया जा रहा, सपने खत्म किए जा रहे। जिस समाज और देश में सपने मर जाते हैं, वो समाज कहां जाता है, वो देश कहां जाता है, ये आपको और हमको सबको पता है। इस देश के वो लोग भी जो सुन रहे हैं इस बात को, वो भी समझ रहे हो कि सबसे बुरा होता है हमारे सपनों का मर जाना। और वहां पर मोदी और आरएसएस ने इस देश के लोगों को, नौजवानों को पहुंचा दिया है। नौजवानों में विचलन है, भटकाव है। जो भी विरोध में खड़ा होता है अपने अधिकारों के लिए, उसको यूं ही बाहर कर दिया जाता है, उसके आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है। वो यहां से लेकर के पंजाब तक दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो बिल्कुल एतबार नहीं है कि आरएसएस जो कह रहा है औरंगजेब के मामले पर, अब वो क्या करेंगे। इधर जो अभी प्रशांत जी ने बात की कि जो एलन मस्क का एआई वर्जन आया है, उसने नाक में दम कर रखा है। आप पूछिए बाहर तो क्या जवाब मिलता है। और उन जवाबों ने आरएसएस के अब पूरे इतिहास को खंगाल करके रख दिया है कि ये वो संगठन है जिसने 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। 3 लोगों ने तिरंगा फहराया तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर की, जेल गए, 3 दिन के बाद जमानत हुई। ये वही संगठन है। तो ये जो हालात इस समय देश में है, मैं समझता हूं उसका सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो आरएसएस है। और आरएसएस के ही ये सब निकले हुए हैं, चाहे मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे कोई और दूसरे तीसरे। उनकी वैचारिकी वही है। हाँ, ये जरूर है कि अभी दिख रहा है कि मोदी और मोहन भागवत के बीच आरएसएस में आपस में टकराव, लेकिन वो सिर्फ संतुलन के लिए है। और मैं इस बात पर अभी भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि कभी ऐसा होगा कि साहब इतना टकराव हो जाएगा कि कहीं बट जाए। शिवराज सिंह चौहान 2 मिनट के भीतर मुख्यमंत्रीशिप चली गई, उसके बाद आ गए दिल्ली। वो क्यों नहीं की? कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या हालत थी? तो ये वो अब मोदी को अगर रिटायरमेंट करना चाहेगी आरएसएस, तो मुझे लगता है कि वो देर सवेर स्वीकार करेंगे। या जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, उनकी योजना होगी राष्ट्रपति बनने की, क्योंकि मोदी जी को वो रिकॉर्ड बनाने में बड़ा मजा आता है। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति भी हो, वो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। लेकिन इस देश के लोगों को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। उनको गरीबी मिलेगी, जेहालत मिलेगी, बेरोजगारी मिलेगी, नफरत मिलेगी, विभाजन मिलेगा, हिंसा मिलेगी और गर्दो गुबार अंधकार मिलेगा। उम्मीद जो उस सूरज की है, उस उजाले की है, लगता है कि उसके थोड़ा सा वक्त अभी और चाहिए। इस देश के लोगों की आंखें खुलने के लिए उस उजाले की जरूरत है। और जरूरत उन पॉलिटिकल पार्टीज की भी है जो खुल करके सब कुछ अपना दांव पर लगा करके, वैसे भी कुछ है नहीं उनके पास, हारने के लिए क्या है, खोने के लिए क्या है। इस देश के लोगों की जो बेड़ियां हैं, उनको आजाद कराने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं। उसके लिए तैयार और